सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 11 की पढ़ाई के साथ शुरुआत करते हुए फिजिक्स में ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण पार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पार्ट को पढ़ेंगे। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्यपुस्तक से इस पार्ट को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण के दूसरे भाग को समझेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम सबसे पहले गुरुत्वीय नियतांक के बारे में जानेंगे और उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को समझेंगे और अंत में पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण को समझेंगे। आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं, गुरुत्वीय नियतांक को समझते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में प्रयुक्त होने वाली गुरुत्वीय स्थिरांक G के मान को प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जा सकता है तथा इस प्रकार के प्रयोग को सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने 1798 ईस्वी में किया था। उनके द्वारा उपयोग किए गए व्यवस्था को चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों, चित्र से समझें। जैसा कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि छड़ AB के दोनों सिरों पर छोटे शीशे की गोले जुड़े होते हैं। शीशे के दो विशाल गोलों को चित्र में दर्शाए अनुसार छोटे गोलों के निकट विपरीत दिशाओं में लाया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, बड़े गोले चित्र में दर्शाए गए अनुसार अपने निकट के छोटे गोलों को समान तथा विपरीत बलों से आकर्षित करते हैं। अब छड़ पर कोई नेट बल नहीं लगता है, परंतु केवल एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो स्पष्ट रूप से छड़ की लंबाई का F गुना होता है। इस प्रकार यदि विशाल गोले तथा उनके निकट के छोटे गोले के केंद्रों के बीच की दूरी D है, कैपिटल M तथा स्मॉल m इन गोलों के द्रव्यमान को दर्शाता है, तो बड़े गोले तथा उसके निकट के छोटे गोले के बीच की गुरुत्वाकर्षण समीकरण F बराबर G कैपिटल M गुना स्मॉल m बटे d स्क्वायर से मिलेगा। दोस्तों, अब यदि छड़ AB की लंबाई कैपिटल L है, तो F के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण कैपिटल F तथा कैपिटल L का गुणनफल होगा। अब संतुलन के समय यह बल आघूर्ण प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होता है। अतः समीकरण G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटे d स्क्वायर बराबर टाउ गुना थीटा होता है। इस प्रकार थीटा का प्रेक्षण करके इस समीकरण की सहायता से G का मान परिकलित किया जा सकता है। दोस्तों, कैवेंडिश प्रयोग के बाद G के मापन में परिष्करण हुए तथा G का प्रचलित मान इस प्रकार दिया जाता है। G बराबर 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आइए दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को समझते हैं। दोस्तों, चित्र से समझे। माना कि पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर कोई द्रव्यमान m रखा गया है। बिंदु P r त्रिज्या के गोले के बाहर है।
उन सभी खोलों के लिए जिनकी त्रिज्या r से अधिक है, बिंदु P उनके भीतर है। अतः ये सभी खोल P पर रखे द्रव्यमानों पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित नहीं करते हैं। इस प्रकार दोस्तों r त्रिज्या का यह छोटा गोला P पर स्थित द्रव्यमान m पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है जैसे इसका समस्त द्रव्यमान mr इसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है। इस प्रकार P पर स्थित द्रव्यमान m पर आरोपित बल का परिमाण होगा कुछ इस समीकरण से F बराबर G गुना स्मॉल m गुना ब्रैकेट में mr बटे r स्क्वायर। दोस्तों पृथ्वी का घनत्व एक समान होता है, अतः इसका द्रव्यमान समीकरण me बराबर 4 गुना पाई बटे 3 गुना re का घन गुना रो से दिया जाता है। यहाँ re पृथ्वी की त्रिज्या तथा रो इसका घनत्व को दर्शाता है। इस प्रकार समीकरण F बराबर G गुना m ब्रैकेट में 4 पाई बटे 3 गुना रो गुना r का क्यूब बटे r का स्क्वायर। आगे हल करने पर समीकरण हो जाएगा दोस्तों gm गुना ब्रैकेट में me बटे re का क्यूब गुना r का क्यूब बटे r का स्क्वायर। समीकरण को आगे हल करने पर हम कुछ ऐसा पाएंगे gm गुना me बटे re का क्यूब इंटू r। अब यदि द्रव्यमान m पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है तो छोटी r बराबर re तथा समीकरण से पर गुरुत्वाकर्षण बल कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा। F बराबर कैपिटल G गुना me गुना स्मॉल m बटे re स्क्वायर। यहाँ me तथा re क्रमशः पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या को दर्शाता है। दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा समीकरण बल F से संबंध F बराबर mg द्वारा संबंधित होता है। इस प्रकार समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा G बराबर F बटे m बराबर हो जाएगा G गुना me बटे re स्क्वायर। दोस्तों re एक ज्ञात राशि है। स्मॉल g तथा re के ज्ञान को सम्मिलित करने पर me का आकलन समीकरण की सहायता से किया जा सकता है। यही कारण है कि कैवेंडिश के बारे में एक प्रचलित कथन यह है कि कैवेंडिश ने पृथ्वी को तौला था। आइए दोस्तों पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण को समझते हैं। दोस्तों चित्र से समझें। पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल re द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। चूंकि यह बिंदु पृथ्वी से बाहर होता है इसलिए इसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी कैपिटल re प्लस h हो जाता है। अब यदि बिंदु द्रव्यमान m पर बल के परिमाण को Fh द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तो समीकरण से हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होगा। समीकरण क्या मिलेगा दोस्तों? Fh बराबर कैपिटल G गुना me गुना स्मॉल m बटे re प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बिंदु द्रव्यमान द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण कुछ इस समीकरण से मिलेगा Fh बटे m बराबर gh तथा इस प्रकार हमें प्राप्त होगा एक और समीकरण gh बराबर Fh बटे m बराबर हो जाएगा दोस्तों कैपिटल G गुना me बटे re प्लस h का होल स्क्वायर। दोस्तों अब यह मान पृथ्वी के पृष्ठ पर स्मॉल g के मान से कम होता है, इसलिए समीकरण के दक्षिण पक्ष को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं gh बराबर कैपिटल G गुना m बटे re का स्क्वायर गुना ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर बराबर होगा स्मॉल g इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस h बटे re का निगेटिव स्क्वायर। दोस्तों अब हम पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गहराई d पर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान m के विषय में जानते हैं। चित्र में दर्शाए गए अनुसार इस द्रव्यमान की पृथ्वी के केंद्र से दूरी re माइनस d त्रिज्या के छोटे गोले तथा d मोटाई के एक गोलीय खोल से मिलकर बनी मान सकते हैं। तब द्रव्यमान m पर d मोटाई की बाह्य खोल के कारण आरोपित बल पिछले अनुभाग के कारण शून्य हो जाएगा। दोस्तों
इस प्रकार छोटे गोले के कारण इस पर बल लगेगा, जैसे कि छोटे गोले का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। अब दोस्तों, यदि छोटे गोले का द्रव्यमान ms है तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, ms बटे me बराबर ब्रैकेट में re माइनस d का होल क्यूब बटे re का क्यूब, क्योंकि किसी गोले का द्रव्यमान उसकी त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः बिंदु द्रव्यमान पर आरोपित बल कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा, Fd बराबर Gms गुना स्मॉल m बटे Re माइनस d का होल स्क्वायर। दोस्तों, अब ऊपर के समीकरण से ms का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें कुछ नया समीकरण मिलेगा, Fd बराबर कैपिटल G गुना me गुना स्मॉल m बटे ब्रैकेट में Re माइनस d गुना Re का क्यूब। अब दोस्तों, गहराई d पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा, Gd बराबर Fd बटे स्मॉल m, अर्थात समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा, Gd बराबर कैपिटल Fd बटे स्मॉल m बराबर कैपिटल G गुना me बटे Re का क्यूब ब्रैकेट में गुना Re माइनस d। अब दोस्तों, समीकरण को आगे हल करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, स्मॉल g गुना Re माइनस d बटे Re बराबर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल g गुना ब्रैकेट में 1 माइनस d बटे Re। इस प्रकार दोस्तों, हम जैसे जैसे पृथ्वी से नीचे अधिक गहराई तक जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान गुणक 1 माइनस d बटे Re द्वारा घटता जाता है। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित यह एक रोचक तथ्य है कि पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम है तथा चाहे हम पृष्ठ से ऊपर जाएं अथवा नीचे, यह मान सदैव घटता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने गुरुत्वीय नियतांक को जाना, उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को समझा और अंत में पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे, उसके बाद पलायन चाल को समझेंगे जिसे हम पलायन वेग भी कहते हैं, और अंत में भू उपग्रह के बारे में समझेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, विस्तार से पढ़ने के लिए आप कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। Desde Telecopic que era de ya
नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऋणायन की। उच्च ताप पर संक्रमण धातुओं एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी धातुएं एमओ प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती है। इन ऑक्साइडों में धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या इनके वर्ग संख्या के समान होती है। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों के आयनिक गुण में कमी आती है। मैंगनीज का ऑक्साइड Mn2O7 सहसंयोजी तथा हरा तैलीय पदार्थ होता है। यहाँ तक कि CrO3 तथा V2O5 के गलनांक भी निम्न होते हैं। इन ऑक्साइड में अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। अब हम बात करेंगे पहले यौगिक की, जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। चर्म उद्योग मतलब जो स्किन का उद्योग होता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण रसायन है। इसका उपयोग कई एजो यौगिकों को बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जब आप अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको लगभग हर रिएक्शन में जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मिल जाएगा। डाइक्रोमेट को सामान्यतः क्रोमेट से बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम FeCr2O4 को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ये हमें देता है Na2CrO4 और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम Na2CrO4 को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं। उससे हमें मिलता है Na2Cr2O7 और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम Na2Cr2O7 को दोबारा से KCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। वो हमें देता है K2Cr2O7, जो कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये तीनों की तीनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन हमेशा पूछा जाता है, तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। अभी आपके सामने एक क्रोमेट आयन आया होगा और एक डाइक्रोमेट आयन आया होगा। क्रोमेट आयन जो कि हमारा CrO4 2 नेगेटिव है तथा डाइक्रोमेट आयन जो कि Cr2O7 2 नेगेटिव है, इनकी संरचनाएं आपके सामने उपस्थित हैं। क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी किए रहते हैं, जिसमें CrO-Cr आबंध कोण का मान 126 डिग्री होता है। यहाँ पर कोण का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि डाइक्रोमेट आयन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन वहां पर आपको ये भी पूछा जाएगा कि डाइक्रोमेट आयन के जो CrO-Cr बॉन्ड होते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये दोनों डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इनको याद भी रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं। सोडियम लवण की जल में विलेयता अधिक होती है तथा यह कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। आप जो अपने स्क्रीन पर रिएक्शन देख रहे हैं, उसमें Cr2O7 को हमने अम्लीय माध्यम में रखा है, तो वो Cr3+ में बदल गया है। यहाँ पर जो Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 होती है। आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि यहाँ पर जो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 से +3 में चली गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट
को प्राप्त करने के लिए MnO2 को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद जिसे हम कहते हैं K2MnO4 प्राप्त होता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन की। तो इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है, हम MnO2 को KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इससे हमें K2MnO4 मिलता है। इस K2MnO4 से MnO4 2 नेगेटिव आयन निकलता है, जिसे हम अम्लीय माध्यम में रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें MnO4 1 नेगेटिव मिलता है। MnO4 1 नेगेटिव को आप किसी भी पोटेशियम के कंपाउंड से रिएक्ट करवाइए, जैसे KCl, तो उससे आपको KMnO4 मिल जाएगा, जो कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन MnO2 के क्षारीय ऑक्सीकरणीय संगलन के पश्चात मैंगनेट 6 के वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, MnO2 को हमने KOH के साथ संगलन वायु या KNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाया है। उससे हमें MnO4 2- आयन मिला है, जिसे हम मैंगनेट आयन कहते हैं। मैंगनेट आयन का हमने क्षारीय विलयन में वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण कराया है, जिससे हमें परमैंगनेट आयन मिला है। प्रयोगशाला में मैंगनीज 2 आयन के लवण परऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर परमैंगनेट बनाते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं, जो Mn2+ है, हमने उसको H2O8 के साथ रिएक्ट करवाया है, उससे हमें MnO4 1 नेगेटिव मिलता है। फिर इसको हम दोबारा से वही करेंगे, KCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमें KMnO4 मिल जाएगा। अभी आपके सामने 2 तरह के मैंगनेट आयन आए होंगे। पहला है चतुष्फलकीय मैंगनेट आयन, जो कि हरे रंग का है, और दूसरा है चतुष्फलकीय मैंगनेट आयन, जो कि नील लोहित रंग का है। इन दोनों ही आयन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। इन 2 आयन को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैंगनेट आयन है वो किस किस रंग में पाए जाते हैं। अब हम MnO4 1 नेगेटिव के कुछ रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम अम्लीय विलयन में रिएक्शंस देखेंगे। आप देख सकते हैं, MnO4 को अगर हम I नेगेटिव से रिएक्ट करवाएं अम्लीय विलयन में, तो वो हमें Mn2+ देता है। उसके बाद अगर आप आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं MnO4 1 नेगेटिव का, तो वो हमें Mn2+ देता है। दोबारा से सेम ही रिएक्शन है, यहाँ पर आपको MnO4 1 नेगेटिव से Mn2+ मिलता है। उसके बाद C2O4 2 नेगेटिव के साथ एक रिएक्शन होती है MnO4 1 नेगेटिव की, इसमें भी आपको Mn2+ ही मिलता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से +2 जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन SO3 2 नेगेटिव के साथ है। इसमें भी MnO4 हमें Mn2+ देता है। अब हम बात करेंगे उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में इनकी अभिक्रिया की। MnO4 को आप अगर I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाते हैं उदासीन या फिर दुर्बल क्षारीय माध्यम में, तो आपको MnO2 मिलता है। उसके बाद अगर आप MnO4 को दोबारा से H2O3 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाते हैं उदासीन माध्यम में, तो आपको MnO2 मिलता है। और तीसरी रिएक्शन में भी, जिसमें आप MnO4 को Mn2+ के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपको MnO2 मिल रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि MnO2 है, और इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 से +4 में जा रही है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को घर जाकर रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लैंथेनॉइड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम एक्टिनॉइड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे अपवर्तन के नियमों को, जिसके बाद अपवर्तन को और गहराई से समझने के लिए हम किसी कांच के टुकड़े द्वारा होने वाले अपवर्तन को समझेंगे और अंत में प्रकाश की इस परिघटना का अपने दैनिक जीवन में उपयोग जानेंगे, जल में किसी वस्तु की वास्तविक गहराई का पता लगाकर। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले विषय अपवर्तन के नियम के साथ। दोस्तों, क्या आप सभी ने किसी पानी से भरे पारदर्शी गिलास में किसी पेंसिल, पेन या लकड़ी को डालकर देखा है? ऐसा करने पर हमें ये वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? अगर आपने ऐसा कभी किया है तो आप कहेंगे कि ऐसा करने पर हमें पेंसिल कुछ टेढ़ी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त क्या आपने कभी जल से भरे बर्तन में पड़ी किसी वस्तु को देखा है? हमें ये वस्तु उतनी गहराई पर नहीं लगती जितनी कि ये वास्तव में होती है। आप सभी ने नहाते समय बाल्टी के निचले तल को तो देखा ही होगा। क्या ये कुछ ऊपर की ओर नहीं दिखाई देता है? दोस्तों, इन सभी घटनाओं के होने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे सरल भाषा में कुछ ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह झुक जाती है। जैसे कि जब पेंसिल को पानी से भरे गिलास में डाला जाता है तो उससे परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण मुड़ जाती हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो पेंसिल ही मुड़ गई हो। दोस्तों, प्रकाश की इसी परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, परावर्तन की ही भांति अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा नियम कहता है कि किसी दिए गए रंग के प्रकाश के लिए और माध्यमों की दी गई जोड़ी के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण का साइन, इनका अनुपात एक स्थिर राशि होता है। दोस्तों, इस नियम को स्नेल के अपवर्तन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे n से लिखा जाता है और ये स्थिरांक कहलाता है अपवर्तनांक, जो किन्हीं दो माध्यमों की दी गई जोड़ी पर निर्भर करता है। आइए अब अपवर्तन की परिघटना को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हम समझते हैं किसी कांच के टुकड़े से होने वाले अपवर्तन को। इसके लिए हम यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा यानी कि स्लैब लेते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इसके किसी एक पृष्ठ से इसमें
किसी प्रकाश की किरण का गमन करते हैं तो इस प्रकाश की किरण का पथ हमें कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये किरण कुल 3 अलग अलग पथ यानी कि स्रोत से कांच तक वायु में, फिर कांच के अंदर और अंत में फिर से कांच से निकलने के पश्चात वायु माध्यम में है। तो आइए देखते हैं इन 3 पथों से जुड़ी कुछ राशियों को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ हमारे पास 2 माध्यम हैं, वायु और कांच। तो हम मान लेते हैं कि प्रकाश की एक किरण ऊपर की ओर से वायु यानी कि विरल माध्यम से कांच अर्थात सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब दोस्तों, इस किरण को कांच में भी समान पथ में गमन करना चाहिए, किंतु ये ऐसा करती नहीं है। आइए उस बिंदु पर जहां प्रकाश किरण कांच से टकराती है वहां पर एक अभिलंब बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये प्रकाश किरण कांच में प्रवेश के साथ ही अपने मूल पथ से भटक जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यही किरण आगे जाकर फिर से कांच में से वायु में प्रवेश करती है, यानी कि अब ये किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो ऐसे में अब ये किरण पहले के विपरीत अभिलंब से दूर चली जाती है। दोस्तों, परावर्तन की ही तरह यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहा जाता है आपतन कोण, जिसे I से दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण और जिसे R से दर्शाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जब किरण कांच की दूसरी सतह से बाहर आती है तो यहाँ भी ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसे कहा जाता है उद्भव कोण और जिसे E से दर्शाया जाता है। दोस्तों, आपतन कोण और उद्भव कोण अक्सर बराबर होते हैं और आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो दोस्तों, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण I की ज्या यानी साइन और अपवर्तित कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक स्थिरांक n होगा, जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। आइए अब समझते हैं अपवर्तन के कारण जल में किसी वस्तु की सही गहराई का पता क्यों नहीं चल पाता और इस वस्तु की सही गहराई आखिर कितनी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि प्रकाश की वे किरण जो पानी के अंदर किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो जैसे ही ये किरणें जल से निर्गत होती हैं तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण ये अभिलंब से दूर चली जाती हैं। और क्योंकि हमें प्रकाश सीधा आता प्रतीत होता है, इसीलिए ये वस्तु की गहराई हमें कुछ स्पष्ट गहराई से कम लगती है। आइए अब देखते हैं कि ये स्पष्ट गहराई का पता कैसे चलता है। इसके लिए हम जल से निर्गत होती प्रकाश की किरण पर एक अभिलंब MN बना लेते हैं, जो इस किरण को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है। अब दोस्तों, क्योंकि ये किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसलिए यहाँ पर अपवर्तन कोण R कुछ ऐसा होगा, जबकि आपतन कोण I जल के अंदर कुछ इस तरह से होगा। इसके अतिरिक्त इस वस्तु पर लंबवत पड़ने वाला प्रकाश उसी दिशा में लौट जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वस्तु लंबवत आने वाली किरण के बिंदु O पर स्थित है, जबकि इसकी गहराई हमें बिंदु I पर प्रतीत होती है। तो ऐसे में यदि हम देखें तो कोण IOB भी आपतन कोण I के जैसे ही होगा, जबकि कोण AIB R के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही संगत कोण हैं।
अब जैसा कि हम स्नेल के नियम से जानते हैं कि वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जा सकता है b म्यू a बराबर साइन i बटे साइन r, जबकि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इस राशि का व्युत्क्रम होगा, यानी कि a म्यू b बराबर होगा 1 बटे b म्यू a के। अर्थात इसे लिख सकते हैं a म्यू b बराबर साइन r बटे साइन i। दोस्तों, अब यदि हम त्रिभुज OAB में देखें तो यहाँ से साइन i का मान आता है AB बटे OB, जबकि त्रिभुज IAB से साइन R का मान आएगा AB बटे IB। तो दोस्तों, साइन I और साइन R का मान ऊपर वाले समीकरण में रखने पर A म्यू B इसका मान आता है AB बटे IB बटे AB बटे OB। यह इसे हल करके लिख सकते हैं OB बटे IB। अब दोस्तों, क्योंकि हमारी आंख का छिद्र बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें ये दोनों ही बिंदु यानी कि B तथा A एक दूसरे के बहुत पास ही दिखाई देते हैं या लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए हम OB को लगभग OA के बराबर मान लेते हैं, जो कि वस्तु की वास्तविक गहराई भी है। और ठीक इसी प्रकार IB लगभग IA के बराबर होता है, जो कि वस्तु की आभासी गहराई है। तो अब हम OB तथा IB का मान जल के अपवर्तनांक वाले सूत्र में रखें तो वो आता है A म्यू B बराबर OB बटे IB, जो बराबर होगा OA बटे IA, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई के। आइए अब बात करते हैं लंबवत विस्थापन की, जिसे इस चित्र में D से दर्शाया गया है। दोस्तों, ये वो दूरी है जो किसी वस्तु की वास्तविक गहराई और उसकी आभासी गहराई के बीच होती है। इसीलिए इसे लिख सकते हैं D बराबर OA घटा IA, या फिर यहाँ से OA को कॉमन लेने पर आता है OA ब्रैकेट 1 घटा IA बटे OA, या फिर हम इसे लिख सकते हैं OA ब्रैकेट 1 घटा 1 बटे OA बटे IA। और OA, जिसे यहाँ पर T लिखा गया है, वो वस्तु की वास्तविक गहराई और OA बटे IA जल के अपवर्तनांक A म्यू B को दर्शाता है। यानी लंबवत विस्थापन होगा T ब्रैकेट 1 घटा 1 बटे A म्यू B। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को इसी विषय के साथ यहीं पर खत्म करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम को समझा और देखा किसी कांच के टुकड़े से होने वाले अपवर्तन को, जिसके बाद हमने समझा जल में किसी वस्तु की आभासी और वास्तविक गहराई को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे किसी गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय।
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा? आज स्कूल में क्या सीखा? पापा वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? हाँ। ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में क्या सीख रहा है, उस सब बात की जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।